शर्मा, भगवती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उदय मोड़, गंगापुर सिटी। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत जो हैलोजन बचपन हमारी यूनिट चल रही थी, उसके अंतर्गत हेलो एल्केन में जो CX बॉन्ड होता है, CX बंध, इस CX बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। CX बंध की प्रकृति। तो स्टूडेंट्स देखते हैं CX बंध की प्रकृति क्या होती है। जो हमारा CX बंध होता है ये एक सहसंयोजक बंध होता है, लेकिन कार्बन की तुलना में हैलोजन परमाणु अधिक विद्युत ऋणी होता है। हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में क्या होती है, अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। इसके कारण इस बंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हेलो एल्केन में CX बंध की जो प्रकृति होती है वो होती है ध्रुवीय सहसंयोजक। तो यदि आपसे पूछा जाए कि हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति क्या है, तो उसकी प्रकृति है ध्रुवीय सहसंयोजक। फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हमारी हैलोजन के अंतर्गत आती है। तो इसमें फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की विद्युत ऋणता कम होती है। क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन कम विद्युत ऋणी है और ब्रोमीन की तुलना में आयोडीन कम विद्युत ऋणी है। इसलिए इनके ध्रुवणता के मान में भी क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। तो इस प्रकार ये हेलो एल्केन जो होते हैं उनमें CX बॉन्ड जो होता है वो ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है। इसके बाद हम हेलो एल्केन बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो हेलो एल्केन का जो विरचन किया जाता है, बनाने की विधि को किस नाम से जाना जाता है, विरचन के नाम से। विरचन का अर्थ होता है बनाना, निर्माण करना। किसका निर्माण, हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन का जो निर्माण किया जाता है वो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे एल्कोहल से। किसके द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। तो एल्कोहल क्या होता है हमारा, ROH को क्या बोलते हैं हम, एल्कोहल। एल्कोहल के माध्यम से हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो सर्वप्रथम जो एल्कोहल होता है उस एल्कोहल की अभिक्रिया हम हेलो अम्ल के साथ कराते हैं। हेलो अम्ल जो होते हैं उसे हम HX से व्यक्त करते हैं। HCl, HBr, HI ये हमारे हेलो अम्ल होते हैं। तो ये जो हेलो अम्ल होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम जो होता है वो HI, HBr, HCl और HS। तो यदि हमको एल्कोहल के प्रति हेलो अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम पूछे तो हमारा क्रम होता है HI से HF की ओर घटता हुआ क्रम। इसी प्रकार यदि एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम होता है तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है, उससे कम होती है द्वितीयक एल्कोहल और उससे कम प्राथमिक एल्कोहल। तो हेलो अम्लों के साथ जो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम है वो होता है तृतीयक एल्कोहल, उससे कम द्वितीयक एल्कोहल और उससे कम प्राथमिक एल्कोहल। तो यदि एल्कोहल के प्रति हेलो अम्ल की क्रियाशीलता पूछे तो ये लिखनी है, और हेलो अम्ल के प्रति एल्कोहल की क्रियाशीलता पूछे तो हमें ये लिखनी है। तो जब हम किसी एल्कोहल की अभिक्रिया, जैसे एल्कोहल ले लिया हमने ROH और इसकी अभिक्रिया हमने HCl अम्ल से
निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से OH और ये हाइड्रोजन OH और H मिलकर के यहाँ से जल निकल जाता है और क्या बचता है हमारे पास R और Cl। इस प्रकार क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। कौन सी एल्केन बनती है? क्लोरो एल्केन। ये जो विधि है जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, सांद्र HCl अम्ल के साथ निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरो एल्केन प्राप्त होती है। इस विधि को हम ग्रोव प्रक्रम कहते हैं। कौन सा प्रक्रम कहलाता है? ये ग्रोव प्रक्रम कहलाता है। यहां पर जो सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 जो होता है इसके मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। कौन सा अभिकर्मक कहलाता है? ये ल्यूकास अभिकर्मक। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत ये पूछा जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या है। तो ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसे हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। और ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग करके एल्कोहल से हम क्या बनाते हैं? क्लोरो एल्केन। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करोगे ग्रोव प्रक्रम से क्लोरो एथेन। तो क्लोरो एथेन जब हम बनाएंगे तो इसके लिए हमको जो एल्कोहल है वो एल्कोहल लेना पड़ेगा एथेनॉल। कौन सा एल्कोहल लेंगे? एथेनॉल लेंगे। और इस एथेनॉल की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक क्या है हमारा? सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 की प्रेजेंस में जब अभिक्रिया कराएंगे तो एल्कोहल का OH समूह और ये H मिलकर के क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O और प्लस क्या बचेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और Cl क्लोरो एथेन। इस प्रकार हम क्लोरो एल्केन का निर्माण करते हैं ग्रोव प्रक्रम के माध्यम से। इसी प्रकार यदि हम एल्कोहल से ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन बनाना चाहें तो एल्कोहल की अभिक्रिया KBr पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड NaBr के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो ये KBr और H2SO4 जो होता है KBr और H2SO4 ये अभिक्रिया करके यहाँ पर HBr का निर्माण करता है। ये HBr इस एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है। इस प्रकार यहाँ पर हमको ब्रोमो एल्केन प्राप्त होती है और क्या निकलता है? H2। इसी प्रकार यदि हमको आयोडो एल्केन प्राप्त करनी है तो एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करा देंगे? पोटेशियम आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमको आयोडो एल्केन की प्राप्ति होगी और क्या निकलेगा? जल। तो स्टूडेंट्स सर्वप्रथम जो हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं हम वो हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। अगर R के स्थान पर CH3 ले तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, कोई सा भी हम एल्कोहल ले उस एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? हेलो अम्लों के साथ। हेलो अम्लों की क्रियाशीलता का जो क्रम होता है वो HI से कम HBr से कम HCl और HCl से कम HF। और यदि एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम पूछे तो तृतीयक अल्कोहल अति क्रियाशील, द्वितीयक अल्कोहल उससे कम क्रियाशील और प्राथमिक अल्कोहल उससे कम क्रियाशील। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा ग्रोव प्रक्रम। तो ये दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है जो हमें याद रखना है।
एक तो ग्लोब प्रक्रम से कौन सी हेलो एल्केन का निर्माण होता है, तो क्लोरो एल्केन का निर्माण होता है। ग्लोब प्रक्रम में कौन सा अभिकर्मक काम में लेते हैं, तो ल्यूकास अभिकर्मक काम में लेते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का जो मिश्रण होता है उसे ही हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। जब हम इसके माध्यम से ब्रोमो या आयोडो एल्केन बनाएंगे तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में KBr या KI के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें ब्रोमो एल्केन या आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाती है। तो ये तो पहली विधि थी, किसके साथ, हैलो अम्लों के साथ। सेकंड जो विधि आती है, एल्कोहल के माध्यम से हम फास्फोरस के हैलाइडों के साथ अभिक्रिया करके हम इसका निर्माण कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम कराते हैं PCl3 व PCl5 के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ यदि हम अल्कोहल की अभिक्रिया कराएं तो उससे भी हमको क्लोरो एल्केन की प्राप्ति होती है। जैसे हमने अल्कोहल लिया ROH और इसकी अभिक्रिया किसके साथ, PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ जब हम इसको गर्म करेंगे तो स्टूडेंट्स PCl5 के साथ जब अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो अल्कोहल के कितने मोल काम आते हैं, 3। यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, तो यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन, क्योंकि 3 मोल है, 3 हाइड्रोजन H3, एक फास्फोरस बचा और 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर निकल जाता है H3PO3। शेष क्या बचता है, R और Cl, क्लोरो एल्केन। तो 3 मोल हमें क्लोरो एल्केन के प्राप्त होते हैं। अब यदि आपसे ये पूछा जाए, जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या होता है जब किसकी अभिक्रिया, एथेनॉल, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे। एथेनॉल की अभिक्रिया, एथेनॉल की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करानी है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। तो क्या प्राप्त होगा, तो हमको एथेनॉल लिखेंगे हम सर्वप्रथम, एथेनॉल हो गया CH3CH2OH और PCl3, फास्फोरस से कितनी क्लोरीन जुड़ी हुई है, 3, ये PCl3। तो हमें अल्कोहल के, एथेनॉल के कितने मोल लेंगे, 3 मोल। ये बॉन्ड यहाँ से और ये बॉन्ड यहाँ से, 1 मोल के साथ 1 क्लोरीन, 3 मोल है, इसलिए तीनों CH3 CH2 Cl 3 मोल किसके प्राप्त हो जाएंगे, क्लोरो एथेन के, और शेष क्या निकल जाएगा हमारा H3PO3। तो स्टूडेंट PCl3 के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्लोरो एल्केन की प्राप्ति होती है और 3 मोल अल्कोहल के काम आते हैं। यदि आपसे ये कहा जाए कि अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करा दे, PCl5 के साथ, तो देखिए PCl5 जो होता है वो अस्थायी होता है, क्योंकि इसकी त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना होती है, इसलिए ये अपघटित होकर के PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी, जब हम PCl5 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो इसको अपन ये ऐसे लिख सकते हैं, PCl3 Cl और Cl, PCl5। अब यहाँ से ये बंद RO और OH के यहाँ से टूटेगा, R और Cl मिलकर के क्लोरो एल्केन प्लस H और Cl मिलकर के HCl प्लस शेष क्या बचा हमारे पास, PO और Cl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 हमें यहाँ पर शेष प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार अल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 PCl5 के साथ कराने पर हमको क्लोरो एल्केन की प्राप्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो अभिक्रिया आती है वो आती है हमारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है थायोनिल क्लोराइड के साथ। थर्ड अभिक्रिया जो है वो है हमारी थायोनिल
क्लोराइड के साथ। तो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? SOCl, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं सल्फर डबल बॉन्ड OCl और Cl। ये थायोनिल क्लोराइड की क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। ये अभिक्रिया जो होती है वो pyridine की प्रेजेंस में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? pyridine की उपस्थिति में होती है C6H5N। pyridine की उपस्थिति में जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमें क्लोरोएल्केन प्राप्त होती है। इसे हम डार्जन प्रक्रम के नाम से जानते हैं। कौन सा प्रक्रम है ये? डार्जन प्रक्रम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दो प्रक्रम अभी हमने पढ़े हैं, एक ग्रोव प्रक्रम पढ़ा है, इससे भी हमने क्लोरोएल्केन प्राप्त की थी, और डार्जन प्रक्रम, इससे भी हम कौन सी? क्लोरोएल्केन का निर्माण करते हैं। लेकिन डार्जन प्रक्रम के द्वारा जो क्लोरोएल्केन प्राप्त होती है वो अति शुद्ध क्लोरोएल्केन प्राप्त होती है। तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल ले लिया हमने ROH, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं हम? थायोनिल क्लोराइड के साथ। जैसे ये हमने थायोनिल क्लोराइड ले लिया, किसकी प्रेजेंस में? pyridine की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो स्टूडेंट ये बॉन्ड यहाँ से R और OH यहाँ से टूटेगा। जैसे PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई थी, R और Cl मिलकर के ये क्लोरोएल्केन प्लस SO और O मिलकर के SO2 गैस यहाँ से मुक्त हो जाती है, और शेष क्या बचता है? H और Cl HCl। तो इस प्रकार जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से pyridine की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोएल्केन की प्राप्ति होती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से मुक्त होती है और HCl का निर्माण होता है। यहाँ पर ये जो pyridine है, ये pyridine इस HCl को अवशोषित कर लेता है। डार्जन प्रक्रम में HCl को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? pyridine। तो pyridine तो HCl को अवशोषित कर लेता है, SO2 गैस इसमें से निकल जाती है, तो शेष क्या बचती है? क्लोरोएल्केन। इस प्रकार डार्जन प्रक्रम के माध्यम से हम शुद्ध क्लोरोएल्केन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हमारी तीन विधियां थी। नंबर 1 विधि हमारी एल्कोहल से, और एल्कोहल से हेलो अम्ल के द्वारा हमने निर्माण किया था हेलोएल्केन का। दूसरा PCl3 और PCl5 के साथ, और तीसरी अभिक्रिया हमारे थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से हमने इसका निर्माण किया था। इसके बाद नंबर 2 जो अभिक्रिया आती है, एल्कोहल से हम हेलोएल्केन का निर्माण 3 प्रकार से कर सकते हैं। हेलो अम्ल के द्वारा, PCl3 PCl5 के द्वारा, और थायोनिल क्लोराइड के द्वारा। इसमें से डार्जन प्रक्रम और ग्रोव प्रक्रम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो कि बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत अधिकांशतः पूछी जाती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरी विधि। पहले हमने एल्कोहल से हेलोएल्केन का निर्माण किया था, अब दूसरी विधि आती है हमारी एल्कीन से। किससे? एल्कीन से। और एल्कीन से जो हेलो अम्ल का निर्माण, हेलोएल्केन का जो निर्माण करेंगे वो करेंगे हम नंबर 1 हेलो अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा? हेलो अम्ल के द्वारा। जब किसी एल्कीन पर हेलो अम्ल की अभिक्रिया हम कराएंगे तो हमको एल्किल हैलाइड प्राप्त होती है। जैसे एल्कीन क्या होती है? C11C। जहां पर G1 उपस्थित होता है वो एल्कीन होती है। वो एल्कीन कोई सी भी हो सकती है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे हम? हेलो अम्ल से कराएंगे, HX से। तो ये एक योगात्मक अभिक्रिया है। यहाँ से पाई बंध यहाँ से टूटेगा और एक पर हाइड्रोजन का योग होगा, जबकि दूसरे कार्बन पर हैलोजन का योग होगा। इस प्रकार एल्कीन से किसका निर्माण होगा? हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन या एल्किल
हैलाइड का। दोनों एक ही बात है। हेलो एल्केन को क्या बोलते हैं हम? एल्किल हैलाइड। जैसे जब हम एथीन, इस एथीन की अभिक्रिया किससे करा दें हम? HCl अम्ल से करा दें, तो चूंकि दोनों कार्बन परमाणु समान हैं, समान विद्युत ऋणी हैं, इसलिए यहाँ से जब ये बंध टूटेगा तो एक पर हाइड्रोजन का योग होगा CH3 और CH2 और एक पर जुड़ेगी क्लोरीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोएथेन। क्लोरोएथेन। यदि हम यहाँ पर ले लें प्रोपीन CH3 CH डबल बंध और CH2 और इस पर हम हैलो अम्ल HBr का योग कराएं, तो देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर हैलोजन के जुड़ने की संभावना दो स्थान पर है, या तो यहाँ पर जुड़े या यहाँ पर जुड़े। जब ये CH पर Br का योग होगा और हाइड्रोजन का योग कहाँ होगा? CH2 पर, तो CH3, और जब ये हाइड्रोजन का योग CH2 पर होगा तो CH3 CH2 और CH2 Br। तो यहाँ पर दो प्रकार के हेलो एल्केन हमें प्राप्त हो रही है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन और 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये सममित एल्कीन थी, तो सममित एल्कीन पर यदि हम हैलो अम्ल का योग कराएं तो उत्पाद एक ही प्राप्त होता है। लेकिन असममित एल्कीन, असममित एल्कीन का मतलब द्विबंध के दोनों ओर समान कार्बन नहीं हो। जैसे इधर 2 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, तो कौन सी हो गई? असममित। तो असममित एल्कीन पर हैलो अम्ल का योग करा रहे हैं तो उससे हमें कितने उत्पाद प्राप्त होने की संभावना है? 2। या तो हैलोजन CH पर जुड़ेगा तो 2 ब्रोमोप्रोपेन और हैलोजन CH2 पर जुड़ेगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो कौन सा उत्पाद बनेगा, बनना चाहिए, इसके लिए एक वैज्ञानिक हुए थे मार्कोनिकॉफ, और ये आपने 11th क्लास में नियम पढ़ा भी होगा। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ ये कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर हैलो अम्ल का योग कराते हैं तो हैलोजन परमाणु द्विबंध से बंधे उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? न्यूनतम होती है। तो यहाँ पर द्विबंधित ये कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन 1 है और इस पर हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार हैलोजन परमाणु कहाँ जुड़ेगा? CH पर जुड़ेगा, जिससे जो उत्पाद प्राप्त होना चाहिए हमें वो उत्पाद बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन इसी के विपरीत एक और नियम दिया गया था जिसे एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं। इसे ही हम खरास प्रभाव भी कहते हैं और इसे ही हम पेरोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। एक ही बात है, मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत है, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। खरास ने इसको दिया था इसलिए इसे खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। और ये प्रभाव कब लागू होता है? जब पेरोक्साइड की उपस्थिति होती है, इसलिए इसे हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। ये क्या कहता है कि जब किसी असममित एल्कीन पर हैलो अम्ल का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा दें, किसकी उपस्थिति में करा दें? पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा दें, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर हैलोजन का योग द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर होगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? अधिक। तो अधिक कहाँ है? CH2 पर है, इसलिए हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? CH2 पर, और CH2 पर जुड़ेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पर 1 ब्रोमोप्रोपेन का यहाँ पर निर्माण होगा। तो इस प्रकार एल्कीन पर हैलो अम्ल का जो योग होता है उसमें 2 नियम फॉलो करने होते हैं, एक मार्कोनिकॉफ और एक एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव। और 11th क्लास में आपने इसकी मैकेनिज्म भी पढ़ी होगी, क्रियाविधि। तो मार्कोनिकॉफ नियम जो होता है वो आयनिक क्रियाविधि के फलस्वरूप होता है, इसीलिए क्योंकि आयनिक क्रियाविधि में यहाँ पर द्वितीय कार्य बनाएं, प्राथमिक की तुलना में द्वितीय कार्य बनाएं और द्वितीय की तुलना में तृतीय कार्य बनाएं। तो यहाँ पर जब आयनिक क्रियाविधि होगी तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा H+ और Br-,
चूंकि इस CH3 समूह का कौन सा प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव है, इसलिए बंद के इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, तो इस पर माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस, जिससे द्वितीय कार्बन धनायन का निर्माण होता है और द्वितीय कार्बन धनायन का निर्माण होने के कारण हाइड्रोजन ऋणात्मक समूह कहां पर जुड़ता है, CH पर जुड़ता है, इसीलिए हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन की प्राप्ति होती है। ये स्थिति कब है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। और जब हम एंटी मार्कोनिकोव नियम की बात करते हैं, जिसे खराश प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं, तो इसमें पेरोक्साइड की उपस्थिति के कारण ये जो मैकेनिज्म है ये होती है मुक्त मूलक क्रिया विधि के माध्यम से, और मुक्त मूलक क्रिया विधि में ये हाइड्रोजन जो है वो कहां पर जुड़ती है, CH2 समूह पर, इसलिए 1 ब्रोमो प्रोपेन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार हेलो एल्केन बनाने की विधि में पहली विधि हमने अल्कोहल से पढ़ी थी, अल्कोहल में हमने हेलो अम्लों के साथ, दूसरे फास्फोरस के हैलाइड PCl3 PCl5 के साथ, और तीसरी विधि पढ़ी थी हमने डार्जन प्रक्रम थायोनिल क्लोराइड के साथ। दूसरी एल्कीन के द्वारा हेलो अम्लों के योग से भी हम हेलो एल्कीन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये याद रखना है कि यदि पेरोक्साइड की उपस्थिति है तो हमें एंटी मार्कोनिकोव नियम अप्लाई करना है, और यदि पेरोक्साइड अनुपस्थित है तो वहां पर हमें मार्कोनिकोव नियम अप्लाई करना है। इस प्रकार हम हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, और कल इससे आगे के बनाने की जो विधियां है, अभी और भी विधि शेष है, इंपॉर्टेंट विधि जो बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत अक्सर पूछी जाती है, इसमें जैसा कि आपको बता ही दिया 2 विधि इसमें ये जरूर याद रखनी है, उसको बार बार आपको पढ़ना है, और शेष हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।